हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ये चैप्टर रिलेटेड है आपके फूड से। जो आप खाते हैं, जो आप वैरायटी खाते हैं फूड्स की, उसमें कितना न्यूट्रिशन होता है, उसका कैसे प्रोडक्शन हुआ, खाने की कमी पड़ रही थी उस वक्त पर क्या चीजें की गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके लिए क्या किया जाता है। तो ये चैप्टर जो है आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि अगर आप गेहूं खाते हैं तो किस क्वालिटी का गेहूं आप खाते हैं। अगर आप गाजर खाते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन होता है। अगर आप कोई और चीज खाते हैं तो उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में भी रखा गया है और नीट के लिए भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले एक और चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आपको सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं। आपको लेक्चर्स, क्विज, मॉक टेस्ट, सब कुछ, और वो फ्री में ही मिलती रहेंगी आपको। तो बस इतना करना है, आपको हमारे साथ में बने रहना है। और इन लेक्चर्स को या ये जो आपका ऐप है एफिनिटी ऐप, इसको आपको अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स में जो कोई और पढ़ रहा हो, क्लासमेट्स को, सबको शेयर कर देना है ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं उनके बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, क्या है स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज क्या होती है? कोई एक प्लान, कोई एक हमने बना ली स्ट्रेटेजी। जैसे कि मान लीजिए हमें क्रिकेट खेलना था। क्रिकेट का एग्जांपल आप सब लोगों को अच्छा लगता होगा, क्रिकेट खेलते होंगे। गर्ल्स में से बहुत सारे लोग ऐसे क्रिकेट पसंद होगा, कुछ लोगों को क्रिकेट से नफरत भी होगी, कुछ लोगों को जो है बैडमिंटन, टेबल टेनिस पसंद होगा। लेकिन सब लोग क्या करते हैं, जब कोई मैच होता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हो कि एक काम करते हैं, हम कबड्डी खेल रहे हैं, दो लोग इधर से करना, तीन लोग इधर से करना, तुम पहले ये करना, तुम बाद में ये करना। एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो सके। तो बच्चों, अब से पहले क्या था, अभी कुछ चीजों की इसमें बात करेंगे। स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट, किस चीज का एनहेंसमेंट कर रहे हैं हम? फूड प्रोडक्शन का। अब एक बात बताओ, क्या यहां से एक बात सोचने वाली ये नहीं है कि हम फूड प्रोडक्शन का एनहेंसमेंट क्यों कर रहे हैं? अब से 100 साल पहले अगर आप देखोगे तो मान लीजिए, अब से एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, मान लो अब से 100 साल पहले सिर्फ 1 kg प्रोडक्शन था वीट का, एग्जांपल के तौर पर। वो तो ऑब्वियसली 1 kg नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। 1 kg एग्जाम्पल मान लिया, वीट का प्रोडक्शन है सिर्फ 1 किलो, अब से 100 साल पहले। उस टाइम पॉपुलेशन थी मान लो दुनिया की 10 लोग, उस टाइम पॉपुलेशन थी 10। 1 किलो वीट था, उसमें से सबका खाना हो जा रहा था, फाइन। लेकिन क्या हुआ, 100 साल बाद जो पॉपुलेशन वो हो गई पॉपुलेशन अब इतनी बढ़ गई है कि ये हो गई पॉपुलेशन 10,000। 10,000 में भी 1 लाख मान लोगे तो भी बेहतर रहेगा। इतनी पॉपुलेशन हो गई 100 साल बाद। और जो फूड था, वो फूड सिर्फ और सिर्फ वो हुआ 3 kg। तो कंडीशन यहां पर ये आती है कि हमें जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई, खाने की कमी पड़ने लगी। उस खाने की कमी पड़ने लगी, हमको सिर्फ ये नहीं करना था कि सिर्फ खाना जो था उसका नंबर बढ़ जाए। नंबर तो बढ़ाना ही था, जितना प्रोडक्शन हो रहा था उस प्रोडक्शन को तो इंक्रीज करना ही था। साथ में उस फूड की हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ानी थी ताकि लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा हो सके, लाइक खाने से एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। तो इसलिए किया जाता है फूड प्रोडक्शन। आप इस चीज को नॉर्मली भी देखोगे, आज के टाइम पर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन क्रॉस कर गई है। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी, 8 बिलियन क्रॉस कर गई। बहुत जल्दी जो है इंडिया भी सरपास कर देगा चाइना को पॉपुलेशन के टर्म्स में। तो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने की तो जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने की। तो अगर फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो खाने की कमी बढ़ सकती है। तो चलो अब शुरू करते हैं। हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्शन में एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, एससीपी, टिश्यू कल्चर,
और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा ये मेन चैप्टर। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वही बात है, पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो बढ़ती जा रही है, और ये जो पॉपुलेशन है ये इतने फास्ट ग्रो कर रही है। अच्छा, दो एक कुछ चीजें और समझाता हूं। मान लीजिए ये है आपकी क्या, एग्रीकल्चरल लैंड, जिसपे इंसान खेती करते हैं, ठीक है, फाइन। और ये है वो जगह जहां पर इंसान रहते हैं, जिसमें यहां पर लोग रह रहे हैं, ये रहने की जगह है और ये खेती करने की जगह है। तो बच्चों क्या होगा, अभी यहां पर जितने लोग थे, मैंने कहा वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन क्रॉस कर गई है, तो उन्हें रहने के लिए भी जगह चाहिए। जितने ज्यादा लोगों के देखते हैं, नए नए घर बनते रहते हैं, नई नई कॉलोनी बनती रहती है, हमको ना देख कर अच्छा लगता है, अरे नई कॉलोनी बनी है यहाँ पर। लेकिन उस कॉलोनी बनने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, मान लीजिए रहने की जगह है, जब लोग बढ़ेंगे तो ये जगह भी बढ़ेगी। इतना एरिया जो था वो एग्रीकल्चरल लैंड का, रेजिडेंसी वाली जो जगह थी जहां पर लोग रह रहे थे, उसने एक्वायर कर लिया। और पॉपुलेशन बढ़ी, इतनी जगह में लोग रहना शुरू कर दिया। अब लोग तो बढ़ गए इतने ज्यादा, जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो और भी कम हो गई। तो खाने की कमी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इसीलिए क्या किया जाता है, फूड प्रोडक्शन पे इसीलिए ध्यान दिया जा रहा है कि फूड प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं चीजों को। ऐसी चीजें हम कैसे कर सकते हैं कि कोई भी कॉमन इंसान, किसानों को तो छोड़ दो, किसान तो महान है इस देश में अगर आप लोग खा रहे हैं तो उसकी मेहनत का जो क्रेडिट जाता है वो एक किसान को जाता है। कि इन सब चीजों को हम एनहेंस कैसे कर सकते हैं, इस जमीन को भी बचाना है हमें, और जो फूड की क्वालिटी है उसको भी एनहेंस करना है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स as applied to animal husbandry and plant breeding have a major role in our efforts to increase food production। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं, इन सब चीजों के बारे में अभी हम देखेंगे। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, टिश्यू कल्चर है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आजकल प्ले कर रही है किसमें, फूड प्रोडक्शन को, फूड प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए, फूड प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए बहुत ही ज्यादा इसमें रोल प्ले करे। अब आप बोलेंगे कि सर ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये फूड प्रोडक्शन में कैसे हेल्प कर रही है। बच्चे ये हम ह्यूमंस के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, ये हम एनिमल हस्बेंड्री के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ह्यूमंस के लिए ये बात नहीं हो रही है, ये एनिमल्स के रिलेटेड बात हो रही है। इसके द्वारा हम नए नए ब्रीड बना सकते हैं, जिसकी की जिससे कि क्या होता है, नए ब्रीड हमने बनाया। फॉर एग्जाम्पल क्या था, पहले देसी मुर्गा हुआ करता था, जिसका नंबर बहुत कम था, सिर्फ कुछ ही लोग उसको पालते थे देसी मुर्गे को। लेकिन फिर क्या था, जब उसकी डिमांड बढ़ी तो हमने क्या बनाया, एक नई ब्रीड बनाई, क्रॉस करके किसी तरह से नई ब्रीड बनाई, जो कि सफेद सफेद से मुर्गे होते हैं जिनका चिकन आप खाते हो, वो बनाए। तो इस उसका फिर पूरे पूरे फार्म लगाए गए, पोल्ट्री फार्म। तो यहां पर रोल प्ले करता है ये क्या, ब्रीडिंग में, क्या, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो इसका तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं अब थोड़ा सा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जैसे कि अब है एनिमल हस्बेंड्री। मतलब हिंदी में अगर हम इसको देखें तो सिंपल सी लैंग्वेज में इसको बोला जाएगा क्या, पशुपालन। अब पशु कितने प्रकार के हो सकते हैं, पशु कितने प्रकार के हो सकते हैं। पशुपालन में अगर हम बात करें बच्चे, एनिमल हस्बेंड्री में अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के हो सकते हैं, बफेलो हो सकती है, काऊ हो सकती है, पिग्स हो सकते हैं, हॉर्सेस हैं, कैटल जितने भी होते हैं वो इसमें आते हैं, शीप है, कैमल्स हैं, गोट हैं, ये सब इसमें आते हैं। इसके अलावा इसके अलावा और भी
एनिमल्स हैं, एनिमल कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि मधुमक्खियां हो गई, सिल्कवॉर्म हो गए, प्रॉन्स, क्रैब्स, फिशेस, बर्ड्स, कैटल वगैरह, शीप वगैरह, कैमल वगैरह, ये मैंने बताए हैं। इन सब का भी यूज किया जाता है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब एनिमल हस्बेंड्री, चलिए हिंदी में हमें ज्यादा आसानी से समझ में आ गया। पशुपालन मतलब कि आपने कभी देखा भी होगा, कभी आपने देखा होगी कुछ लोग होते हैं, स्पेशली इंडिया में राजस्थानी लोग ज्यादा ये भेड़ बकरी पालते हैं, काफी ज्यादा। हरियाणा, राजस्थान इस साइड काफी ज्यादा। आपने, अगर आप दिल्ली एनसीआर में देखा, आपने कभी रोड पर देखा भी होगा कि पूरा एकदम 100-200 भेड़ हैं, वो एक साथ जा रही हैं और बड़े बड़े पगड़ी वाले लोग जो हैं उन्हें लेके जा रहे हैं। तो ये तो मैंने अपने देश का एक पार्ट का एग्जांपल दिया। हमारे पूरे कंट्री में बहुत बड़े लेवल पर ये एनिमल हस्बेंड्री का काम किया जाता है। हरियाणा, राजस्थान का तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, राजस्थान में स्पेशली ज्यादा होता है, लेकिन और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर स्पेसिफिकली यही काम बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट है। अब इनसे हमें मिलता क्या है? वो जो हम देखते हैं कि वो भेड़ पाल रहे हैं और जा रहे हैं भेड़ों को लेकर, एक मौसम में एक जगह रहेंगे, दूसरे सीजन में दूसरी जगह रहेंगे। इनसे काम क्या करते हैं? हमें देखो इनसे कुछ चीजें मिलती हैं। सबसे पहला मिल्क। अगर किसी ने भैंसे पाल रखी हैं, दूध मिलेगा, ठीक है। भेड़ पाल रखी है, भेड़ का दूध भी होता है। बकरी पाल रखी है, बकरी का दूध भी होता है। मिल्क है। उसके बाद मान लीजिए किसी ने पोल्ट्री फार्म लगा रखा है, तो उसको क्या मिलेगा? उससे क्या मिलेगा? उससे एक तो मिलेंगे अंडे, एग। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जो ये पोल्ट्री फार्म होते हैं, इसमें जो ये नई ब्रीड वाली जो मुर्गी होती है, इनके अंडे जो होते हैं वो फर्टिलाइज्ड होते हैं या अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं? ये आपको पता करना है। क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, होमवर्क है ये आपका, ये पता लगाना है। तो उस मुर्गी से हमें एक तो अंडे मिल रहे हैं, दूसरा उस मुर्गी से और क्या मिल रहा है? मीट मिल रहा है, चिकन, मीट मिल रहा है उस मुर्गी से हमें। मुर्गी दूध तो देती नहीं है भाई। तो एग मिल रहा है, मीट मिल रहा है। भेड़ से क्या मिलती है? वूल मिलती है। जो भेड़ होती है, शीप, उससे वूल मिलती है। सिल्क वोम से सिल्क मिलता है, हनी बीज से हनी मिलता है। अब एक बात बताओ, दूध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। अगर मैं फूड की आपसे बात करूं, नीट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ऐसे फूड का नाम बताओ जो सिंगल होकर भी कंप्लीट फूड कहलाता है। आपकी रोटी आपका कंप्लीट फूड नहीं है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा हैं और विटामिन वगैरह उसमें बहुत कम है, ठीक है, ना के बराबर है, और बहुत सारी चीजें, प्रोटीन वगैरह है ही नहीं उसमें। लेकिन एक ऐसा फूड, फूड कंप्लीट फूड क्या होगा? जिसमें फूड के सारे कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं, सब कुछ है जिसमें। तो सिर्फ इकलौता एक ऐसा फूड है जिसको हम बोलते हैं मिल्क, और जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं। एंड मिल्क इज द ओनली, वी कैन से, द कंप्लीट फूड। सिर्फ एक ही ऐसा फूड है जिसको कंप्लीट फूड के नाम से जाना जाता है। अच्छा सच सच बताना, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो दूध नहीं पीते? सच सच, दिल से, कितने लोग दूध नहीं पीते हैं? आज के टाइम पर मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो, आप में से लोग दूध नहीं पीते होंगे। और ये कहानी शुरू होती है आपके बचपने से। जब आप छोटे थे उस टाइम पर आपका मन नहीं करता था दूध पीने का, और जब उस टाइम पर आपका मन नहीं करता था दूध पीने का बच्चों, तो घर में इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे या इतनी इनको नॉलेज नहीं थी कि वो आपको ये चीज समझा पाते। बचपन में क्या होता है, एक एंजाइम होता है, रेनिन, इसकी कमी हो जाती है इस एंजाइम की बच्चों में। और ये एंजाइम जो है, जो मिल्क प्रोटीन है केसिन, इसको डाइजेस्ट करता है। तो अगर आपके अंदर ये एंजाइम नहीं होगा तो वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और फिर आपकी बॉडी जो है वो मिल्क को देखकर मन अजीब होने लगता है। कहते हैं जिसको आंखें नहीं ले रही उसको आंतें क्या लेंगी। तो क्या होता है, इस एंजाइम के जो है इंजेक्शन भी दिए जाते हैं बच्चों में, ताकि वो दूध पी सके ठीक से, और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो और ज्यादा मजबूत हो सके। और दूध पीने से बहुत ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि ये कंप्लीट फूड है। जो चीज आपको कहीं से नहीं मिलेगी वो दूध से मिल सकती है। तो मिल्क मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाता था, व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू किया गया था।
उसके बाद क्या है, इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। तो हमारे कंट्री में, इंडिया में और चाइना में, पूरी दुनिया का अगर हम पशुपालन देखें उसका 70%, पूरी दुनिया, सोचो कितना बड़ा हिस्सा है पूरी दुनिया का, सारा कुछ मिला के 70% इंडिया और चाइना के पास। ठीक, तो हम बहुत बड़े लेवल पर मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, बहुत बड़े लेवल पर राइस प्रोड्यूस करते हैं, बहुत बड़े लेवल पर व्हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये सब किस में आ गया, फूड प्रोडक्शन में ही तो आ गया। लेकिन लाइव स्टॉक की अगर हम बात करें तो लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन, वो इंडिया और चाइना में पूरी दुनिया का 70% है, बहुत बड़े अमाउंट पर है। यहां तक क्लियर है आप लोग को सब कुछ? अभी तक जितनी बात चल रही थी, अभी तो चीजें आगे आएंगी। चलो, एनिमल हस्बेंड्री में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसको हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग, या फिर पोल्ट्री फार्मिंग भी इसमें एक चीज होती है। डेयरी फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग, न्यू टेक्निक्स डेयरी फार्म मैनेजमेंट। क्या होता है, देखो बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनको पोल्ट्री फार्म में पाला जाता है। स्पेशली हमारे यहाँ पर क्या सोचते हैं हम लोग कि अगर सिर्फ मुर्गी पाली जा रही है, हेन जो होती है उसको पाल रहे हैं, तो वो डेयरी फार्म हो गया, डेयरी मैनेजमेंट चल रहा है। लेकिन बच्चों ऐसा है, पोल्ट्री फार्म में सिर्फ और सिर्फ मुर्गी का पालन ही नहीं होता है, बल्कि कुछ और बर्ड्स भी हैं जिनको पाला जाता है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ जैसे बर्ड्स हैं, स्पेशली चिकन तो होंगे ही, इसमें जो मुर्गी होती है, मुर्गे होते हैं वो तो होंगी ही। इसमें बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बत्तख भी पाली जाती है, डक, डक जानते होंगे आप लोग। प्लस एक और है बहुत ही इसी तरह की, इंडिया में तो बहुत ज्यादा कम, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड तुर्की, तुर्की समझते होंगे, इस्तांबुल, तुर्की, वहां की एक बर्ड है जिसको टर्की ही बोला जाता है। कंट्री का नेम भी टर्की बोलते हैं और इस बर्ड का नाम भी टर्की है। और एक गीज करके इसको बोलते हैं, बत्तख की तरह ही होती है, ये होती है। तो इनका पालन भी किया जाता है, इनका मैनेजमेंट भी किया जाता है, इनको भी पालते हैं स्पेशली फॉर देयर एग एंड स्पेशली फॉर देयर मीट। इनके मीट के लिए, इनके मांस के लिए और इनके अंडों के लिए इनका पालन होता है, बहुत बड़े लेवल पर होता है। इंडिया में स्पेशली चिकन्स का और डक्स का काफी ज्यादा होता है, तो इंडिया में ये मेजर है। ठीक है, इसके बाद हम सोचते हैं, वर्ड पोल्ट्री इज ऑफन यूज टू रेफर मीट ऑफ ओनली दीज बर्ड्स, बट इन मोर जनरल सेंस इट मे बी रेफर टू द मीट ऑफ अदर बर्ड्स टू। अगर हम दूसरे लेवल पर बात करें, अभी तो कुछ इतनी चीजें हैं, अभी तक तो हम सोच रहे थे कि सिर्फ चिकन के फार्म को ही पोल्ट्री फार्म बोलते हैं, फिर हमने देखा कि अच्छा उसमें डक भी आ जाएंगे, टर्की भी आ जाएंगे, गीज भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे उसमें। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जनरल टर्म्स में अगर हम इसको देखें, तो जनरल टर्म्स में जितने भी बर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी इसमें आ जाएंगे, अगर हम किसी भी बर्ड का पालन कर रहे हैं। जैसे एक गाना आया था कि दिल्ली नोएडा मुंबई गुड़गांव की छोरियां आई हैं, साथ में यो यो की सीढ़ियां भी लाई हैं, है ना, ऐसे करके आया था। और उसी टाइम पर एक गाना शायद बादशाह का आया था कि पार्टी हो रही बहुत भयंकर, पार्टी के हैं गजब नजारे, और उसमें उसने एक बात कही थी कि खाने को है मुर्गा तीतर। ठीक है, तो मुर्गा तीतर, जो तीतर है, जो तीतर होता है, हिंदी में तीतर बोलते हैं, ये एक जंगली बर्ड है, इसका भी पोल्ट्री किया जाता है। इसका एक आता है, एक तीतर होते हैं, मतलब वो एक ब्रीड है जिसकी क्या की जाती है, हस्बेंड्री की जाती है, मतलब उसको पाला जाता है। और उस इंडिया, अच्छा एक्चुअल में क्या है कि यूपी और हरियाणा में तीतर के ऊपर बैन है, और भी कई सारे स्टेट हैं जहां पर तीतर के मांस के ऊपर, इसका मीट खाने पर बैन है, इसका मीट नहीं खा सकते। तो उस गाने के ऊपर, जो शायद बादशाह का गाना था, हनी सिंह का गाना था कि खाने को है मुर्गा तीतर, उस गाने के ऊपर शायद से कुछ जुर्माना भी लगा था, उसके ऊपर कुछ बैन भी लगा था कि उसमें ये वर्ड लिया गया, क्योंकि ये यहाँ पर बैन है, इसको खाना मना है। लेकिन इसकी फार्मिंग भी की जाती है, पालतू भी मिलते हैं ये स्पेशली इसी चीज के लिए। तो ये सारी बर्ड्स की फार्मिंग भी किस में आ जाती है, किसमें क्या, एनिमल हस्बेंड्री में ही आ जाएगी। उसके बाद क्या है,
डेयरी फार्मिंग में जो है सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुइटेबल ब्रीड्स, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कोऑर्डिनेशंस, प्रॉपर फीड एंड वाटर एंड हाइजीन कंडीशंस, हेल्थ केयर कंडीशंस जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में। अब एक चीज है, चलो अभी तक तो हमने पोल्ट्री फार्मिंग की बात कर रहे थे जो कि एनिमल हस्बेंड्री में आ रहा है। गाय पाली जाती हैं दूध के लिए बहुत बड़े लेवल पर, भैंस पाली जाती हैं बहुत बड़े लेवल पर दूध के लिए, मीट के लिए। Even India is the largest, India is the biggest, largest exporter of beef. बीफ समझते हैं आप? बीफ है बेसिकली जैसे बैल वगैरह का होता है ना, ऑक्स जो होता है उसका मीट, और बफेलो वगैरह का जो मीट है। इंडिया इसमें लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मीट का, जो कि यहां से भेजा जाता है दूसरे कंट्रीज में। सऊदी अरेबिया हो गया, या वो कंट्रीज जहां पर मीट की खपत बहुत ज्यादा है, मीट वहां पर मेजर फूड सोर्स है, तो वहां पर भेजा जाता है। उसका बहुत ज्यादा एक बहुत मोटा अमाउंट मिलता है, उसके पैसे अच्छे खासे होते हैं उसमें। तो इसलिए इन सब चीजों का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात चलती रहती है। उसके बाद क्या है, जैसे कि एक चीज आ गई थी अभी कुछ दिनों पहले, जिसमें कि आपने सुना भी होगा, शायद देखा भी होगा। मैं आपको अगर दिखा पाऊं अभी तो दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, जरा आप लोग एक सेकंड होल्ड करिएगा। जरा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं मैं। इसमें ना काफी मजेदार एक चीज है, देखो बच्चों। जैसे ना अब से पहले एक बहुत खतरनाक चीज जो है वो फैल गई थी इन पोल्ट्री फार्म्स में, जिसका नाम रखा गया था क्या? बर्ड फ्लू। जिसका नाम क्या रखा गया था? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू एक बीमारी थी जो कि एक वायरस था। फ्लू वायरस, वायरस तो होते हैं तो इन्फेक्शन तो कॉज करते ही हैं, जिसकी वजह से वो बीमारी काफी ज्यादा चिकन्स, पोल्ट्री, इन सब चीजों में फैल गई। जो इस तरह की पोल्ट्री फार्मिंग में जितनी भी चीजें यूज हो रही थी, चिकन्स थे, बत्तखें थी, गीज, टर्की, ये सब थे, इनमें फैल गई थी। और उनको फैलने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं गड्ढे खोदकर पूरे के पूरे चिकन्स जो थे वो गड्ढे खोदकर उसमें उनको दबा दिया गया था, मार दिया गया था। ये जो मर भी गए थे उनसे, ताकि उनसे और ज्यादा बीमारी ना फैले, उनको भी एक साथ गड्ढों में गड्ढे खोद के जो है उनमें डाल दिया गया था। तो ये बहुत खतरनाक एक बीमारी थी। और एक चीज और है, जब ये बीमारी फैली थी तो उस टाइम पर क्या था बच्चों? उस टाइम पर जो चिकन का प्राइस था, चिकन लवर है वो खुश हो जाएंगे। जिस टाइम पर जब चिकन का प्राइस था वो ऐसी हो गया था कि 100 रुपए के 5 मुर्गे मिल रहे हैं, ले जाओ। 100 रुपए के 5 मुर्गे इवन फ्री कर दिया था, पूरे के पूरे पोल्ट्री फार्म को फ्री कर दिया था कि जो जिसको लेके जाने हैं वो ले जा सकता है अपने यहाँ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई इसको खाकर बीमार हो गया या किसी को कोई परेशानी हो गई तो लोगों ने लूट मचा दी। लोगों को तो फ्री का चाहिए। हमारे इंडिया में ना कंडीशन कुछ ऐसी है कि फ्री की, अगर उनको फ्री का जहर भी मिल रहा है ना, तो वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने नहीं समझते हैं कि वो क्या उसका खतरनाक अंजाम हो सकता है। फ्री का अगर जहर भी मिल रहा है तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे, ले जाएंगे। अच्छा, चिकन की बात चल रही है, बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे देख के बैठे बैठे। ओके बच्चों, तो ठीक है, ये हो गया। इसने पोल्ट्री फार्मिंग को बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट किया था। चलो, अब इसमें क्या आती हैं, कुछ और चीजें हैं। हम्म, ठीक है, ये सब तो हमने अभी बात की है इसके बारे में। एनिमल ब्रीडिंग, हाँ, अब बात करते हैं एक बहुत बड़ा, एक एक सेकंड जरा मैं बताता हूँ आपको। हाँ, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में बात करते हैं। देखो, हम जानते हैं एनिमल ब्रीडिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। वो ऐसा कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने कि एक है घोड़ा, हॉर्स, और एक है गधा। इन दोनों के एक मेल लिया गया, एक फीमेल ली गई, दोनों का बीच में फर्टिलाइजेशन करवाया गया। मतलब घोड़ा और गधा, फर्टिलाइजेशन करवाया गया। इनके फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो स्पेशीज बनी, वो स्पेशीज आई क्या? म्यूल, खच्चर। ये जो म्यूल्स थे, इनमें काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। ये दौड़ घोड़े की तरह नहीं सकते थे,
लेकिन काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी क्योंकि इनका साइज गधों से बड़ा हो गया था। ताकत घोड़े जैसी हो गई थी, साइज गधे से बड़ा हो गया था। तो काम इनसे काम लिया गया, बहुत ज्यादा काम लिया गया इनसे, लेबर का काम लिया गया। तो इस तरह की चीजें भी कई बार की जाती हैं एनिमल ब्रीडिंग में। और इसी तरह की चीजें जो हैं, इसी तरह का एनिमल प्रोडक्शन क्या कहलाता है? एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। अब एनिमल ब्रीडिंग जो है वो कई तरह से की जाती है। एनिमल ब्रीडिंग कई तरह से की जाती है। तो अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स जो कि एक ही फैमिली के थे, उनको आपस में ब्रीड कराया जाएगा। क्या क्या चीजें होती है बताते हैं आपको। जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ब्रीड का क्या मतलब है? ब्रीड का क्या मतलब है? तो ब्रीड क्या है? एक ग्रुप है एनिमल्स का रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स, मतलब जिसके माता पिता एक जैसे थे और उनके आपस में सिमिलर कैरेक्टर हैं, वो एक ब्रीड हो गई। उसके बाद क्या है, अब बात करते हैं ब्रीडिंग की, कि ब्रीडिंग होती कैसे है। इन ब्रीडिंग का मतलब है ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। घोड़े की घोड़े से हो रही है, गधे की गधे से हो रही है, ये क्या हो गई? इनब्रीडिंग। ठीक है, दो हॉर्स मेल फीमेल के बीच में हुआ इनब्रीडिंग, दो गधे डंकी के बीच में, मेल फीमेल के बीच में ब्रीडिंग कराई, इनब्रीडिंग हो गई। बात करते हैं आउट ब्रीडिंग के बारे में। अगर दो डिफरेंट ब्रीड हैं, उनके बीच में अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं, ये कहला जाएगा क्या? आउट ब्रीडिंग। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, एक हॉर्स और एक डोंकी, दो ब्रीड हो गई। हॉर्स अलग ब्रीड है, डोंकी अलग ब्रीड है, उन दोनों के बीच में अगर ब्रीडिंग करवाई जा रही है, उसको कहेंगे आउट ब्रीडिंग। ये हमेशा सक्सेसफुल भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अब तुम जो है डॉग और कैट को मिला के ब्रीड करवाने लग जाओ, तो वो ऐसा नहीं होगा। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो ये कहलाएगा आउट ब्रीडिंग। एक है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें बेसिकली एक्चुअली जो मेन एग्जांपल है, मैंने कहा आउट ब्रीडिंग है, मतलब कि दो डिफरेंट ब्रीड में एक्चुअली ऐसा भी होता है कि देखो, ये जो आउट ब्रीडिंग का एग्जांपल है, इसको मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिकली समझाऊंगा। एक्चुअली जो ये होता है हॉर्स और डंकी का जो ब्रीड होता है, एक तरह से ये प्रॉपर एग्जांपल है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का। अगर हम आउट ब्रीडिंग को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, तो आउट ब्रीडिंग का मतलब है एक हॉर्स है। अब घोड़े में भी क्या होती है, बहुत सारे घोड़े अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। हम्म। वो लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, उसमें एक चीज आती है कि घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कैसी चर्बी है, चलता है महरौली में पर घोड़ा अपना अरबी है। अरबी का मतलब क्या होता है? जो अरब कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज में जो हॉर्स होते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छी के हॉर्स होते हैं। तो उस पोयम में भी कहा गया है कि चलता है महरौली में पर घोड़ा अपना अरबी है। तो उसमें अलग अलग टाइप के हॉर्स हैं। एक हॉर्स है उस थोड़ा अलग ब्रीड का है, दूसरा हॉर्स है वो अलग ब्रीड का है। जब हॉर्स के अंदर इतने सारे ब्रीड हैं और उनमें आपस में क्रॉस हो रहा है, एक्चुअली उस टाइम पर हम उस चीज को बोलेंगे आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग। लेकिन बिल्कुल ही ब्रीड चेंज हो गई, एकदम से घोड़े से, हॉर्स से हम डंकी पर आ गए, उस कंडीशन में उसको बोला जाता है क्या? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इस कंडीशन में इसको बोला जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या है? म्यूल्स है। हमेशा ये सक्सेसफुल भी नहीं होता है, कई बार ये रह भी जाता है। अब कंट्रोल्ड ब्रीडिंग क्या होता है? एक टर्म है जिसमें आपको नीट में पूछा जा सकता है बच्चों। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या? कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग का क्या मतलब है? देखो, ऐसा हुआ अब से कुछ टाइम पहले, जब ये टेक्निक्स नहीं थी,
उस टाइम पर काफी ज्यादा ट्राई किया गया दो अलग अलग ब्रीड को आपस में क्रॉस कराने का, लेकिन चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई। सक्सेसफुल नहीं क्योंकि पहले सिर्फ नेचुरल मेथड से होता था, जिसको हम बोलते थे इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म बाय द मीन्स ऑफ पीनस। ठीक है, नॉर्मली दो लोगों के बीच में कपलेशन हो रहा है, दो लोगों के बीच में, दो एक्चुअली में लोगों से मेरा मतलब है कि एनिमल्स, दो एनिमल्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, लेकिन उस कंडीशन पर चीजें सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी, तो एक एक तरीका उसका नया बनाया गया, जिसको कहा गया क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ह्यूमंस के केस में भी होता है, एनिमल्स के केस में भी होता है। ह्यूमंस का, ह्यूमंस में अकल है, वो जानते हैं कि चीजें किस तरह होती हैं, तो ह्यूमंस में इसको करवाने की जरूरत तब पड़ती है जब किसी को ये महसूस होता है या किसी को टेस्ट आता है कि वो स्टेराइल हैं या उनमें जो है कमी है, गैमेट्स की कमी हो रही है, गैमेट्स की हेल्थ सही नहीं है उस टाइम पर। लेकिन एनिमल्स के केस में क्या है, हमको फटाफट से चीजें चाहिए, हम इतना वेट नहीं कर सकते। तो वहां पर ये चीज आज के टाइम पर इवन गांवों में भी बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर की जा रही है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसमें क्या होता है कि जो बेस्ट क्वालिटी के, मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बफेलो की हम कर रहे हैं, बफेलो के केस में कर रहे हैं, भैंस, भैंस। तो हम क्या चाहेंगे कि जो हमारी भैंस हो, जिसको लोग भैंस पालते हैं, जो लोग बफेलो पालते हैं, वो चाहेंगे कि उनकी जो भैंस है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की हो, बेस्ट क्वालिटी की। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग गांव गांव से भी बिलोंग करते होंगे, जहां पर ज्यादा पाली जाती है, इनका पालन ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि उनकी भैंस बेस्ट क्वालिटी की हो, ताकि उसका मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो, देखने में भी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो। तो इसलिए क्या किया गया, जो बेस्ट मेल थे इस कैटेगरी में, जो बेस्ट मेल थे, उनका स्पर्म जो है आर्टिफिशियली वो कलेक्ट कर लिया गया, उनका स्पर्म कलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद उस स्पर्म को चाहे तो नॉर्मली ऑन टाइम उसको इंसेमिनेट कर दिया गया किसी फीमेल्स के यूटेरस में, एनिमल्स के केसेस में बात कर रहे हैं, या फिर उसको फ्रीज कर दिया गया, जो यहां से गैमेट्स लिए गए थे, जो इसका स्पर्म लिया गया था, उसको क्या कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया, मतलब जमा दिया गया, ताकि उसको आगे फ्यूचर के लिए यूज कर सके। लेकिन जब इस बेस्ट क्वालिटी के मेल का स्पर्म यूज किया गया, तो वहां से जो प्रोजेनी थी, बेस्ट क्वालिटी मेल, बेस्ट क्वालिटी फीमेल, जब इन दोनों के गैमेट्स मिला के प्रोड्यूस किए गए, बार बार किए गए, बार बार किए गए, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग हमें मिली, ऑफ स्प्रिंग में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो अच्छी क्वालिटी की जो बफेलोस थी, जिनका मिल्क प्रोडक्शन था, वो ही पैदा हुई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो वो ही पैदा हुई जिनसे मिल्क प्रोडक्शन काफी बढ़ गया, और ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प हेल्प मिली। तो ये था क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसमें सिंपली जैसे मैंने बताया, सीमेन को कलेक्ट किया जाता है मेल से, और जो पेरेंट में जिसमें इंजेक्ट करना है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसको इंजेक्ट किया जाता है, और उसको फिर हम क्या करते हैं, या तो फ्रोजन उसको फ्रीज भी कर सकते हैं, रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, या फिर उसको इमीडिएटली भी यूज किया जा सकता है। आगे चलते हैं, देखो अब अगर आप यहाँ देखोगे, इस चीज को बहुत क्लियरली आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सिर्फ मैं ये दिखाने के लिए कि जो ब्रीडिंग होती है, ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, यहाँ आप देखोगे कि कुछ गाय आपको नजर आएंगी, बफेलो है, सॉरी काव है। ये जो काव, बड़े बड़े फार्म होते हैं। एक्चुअली स्विट्जरलैंड में बहुत बड़ा काम है इन सब चीजों का। स्विट्जरलैंड में आप बोलेंगे सर स्विट्जरलैंड तो बहुत खूबसूरत कंट्री है, वहां ये गाय भैंस कहाँ से आ गई, गाय भैंस भेड़ बकरी वहां कहाँ से आ गई, तो इतना खूबसूरत कंट्री है, आपको पता नहीं है। जो स्विस चीज होती है, स्विस चीज स्विट्जरलैंड में जो बनती है, वो बड़ी बेहतरीन होती है। पहाड़ों में रहने वाले लोगों का क्या काम, वो तो वो जगह खूबसूरत थी, इसलिए वहां का टूरिज्म बना। और टूरिज्म बढ़ने के बाद में, जब वहां टूरिज्म ज्यादा बढ़ा, टूरिज्म बढ़ने के बाद में उन लोगों की मौज आ गई, उन लोग को पैसा मिलने लगा। वरना वो बेचारे पहाड़ी लोग, वो भैंस भेड़ बकरी के अलावा उनको कुछ नहीं आता था, ना वहां खेती होती थी, ना वहां कुछ होता था।
तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने टेक्निक डेवलप करी, चीज बनाई, और उस चीज को पूरी दुनिया में फिर वो फेमस हुई। फिर वहां का लोगों को पता चला अच्छा यहाँ की चीज अच्छी होती है। फिर लोगों को पता चला अरे चीज ही नहीं, ये जगह भी अच्छी है घूमने के हिसाब से। तो लोग फिर वहां घूमने भी जाने लगे और उन लोग की इकोनॉमी काफी अच्छी तरह से ग्रो की। तो गाय भैंस पालन किया जाता है बहुत बड़े लेवल पर। यहाँ आप देख सकते हैं पिग, इसका भी प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है इसके मीट के लिए। हालांकि पिग के मीट में जो है कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि अगर आप उस खाने को 100 डिग्री पर भी पका रहे हो, 100 डिग्री पर भी उस खाने को पका रहे हो, तब भी वो नहीं मरते और वो बीमारी पैदा करते हैं इंसानों में बहुत बड़े लेवल पर। कुछ बफेलो मीट में, काऊ मीट में थोड़े बहुत होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। इनका ओवर कंजप्शन या अच्छी क्वालिटी का जो अगर आपने कंज्यूम नहीं किया तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा खराब भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक इमेज दिखाई गई है जिसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए क्या कराया जा रहा है, सीमेन कलेक्शन। यहाँ पर आपको एक बुल नजर आएगा, एक बुल नजर आ रहा होगा यहाँ आपको। और ये जो बुल है बेसिकली, इस बुल का जो है वो जो सीमेन कलेक्शन है वो किया जा रहा है। सीमेन कलेक्शन करने के बाद में उसको इमीडिएटली या तो किसी जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है पेरेंट का, जो फीमेल है उसमें इंसेमिनेट किया जाएगा या फिर उसको फ्रीज कर दिया जाएगा आगे के यूज के लिए। ठीक है बच्चों, यहां तक है क्लियर सबका? अभी तक सब क्लियर है? चलो अब बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग बी कीपिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बी कीपिंग। अच्छा एक चीज, चलिए एक काम करते हैं, इस लेक्चर को ना अभी इतना ही रहते हैं। आपको इसकी जो बाकी की चीजें हैं वो दूसरे लेक्चर में मिल जाएंगी, या तो आपको एक ही वीडियो मिल जाएगा पूरा, या नेक्स्ट लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। तो ये है आपका बी कीपिंग वगैरह है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप फटाफट शेयर कर दो दबा के, सब नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लो, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहो। नीट आपका गारंटीड पक्का क्लियर हो जाएगा।